अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स ग्रेविटेशन का बहुत ही अहम टॉपिक जो है मास ऑफ द सन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मास ऑफ द सन भी किया हुआ है, तो आज हम जो है वो मास ऑफ अर्थ किया हुआ है, तो आज हम मास ऑफ द सन करने जा रहे हैं। तो अगेन ये मास ऑफ द अर्थ या मास ऑफ द सन दोनों में जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही चलेगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये है, ये हमारे पास सन है, ठीक है जी, ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है और ये इनका सेंटर है, यहां से लेकर यहां तक इनका एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सन, ये हमारे पास सन है, ठीक है जी, और ये हमारे पास अर्थ है और ये इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। तो इस हिसाब से ये हमारे पास दो मास आ गए। ये मास ऑफ द सन है तो मास ऑफ सन को हम करेंगे ms और मास ऑफ अर्थ है तो उसको हम लिखेंगे me, ठीक है। तो ये मास ऑफ द सन है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप ये लिखे भी तब ठीक है, आप डायरेक्ट लिख ले तब भी कोई मसला नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है जी, आपको पता है कि F बराबर है G, बड़ी G, ठीक है, मास ऑफ द सन और मास ऑफ द अर्थ और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या, आर स्क्वायर। यहां पर आप वैसे तो m1 और m2 होता है, लेकिन हमने क्या लिखा, मास ऑफ द सन और मास ऑफ द अर्थ और आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है 1, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को चलते हुए अब हम एक और भी हमें पता है, न्यूटन्स का एक और भी लॉ है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। तो हम वो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सबको पता है, ये बहुत ही पुराना और अहम जो है टॉपिक है, तो सबको याद भी होगा। वो क्या है, वो है भाई F बराबर ma। F बराबर क्या है भाई, ma। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F बराबर है हमारे पास ma। अब यहां पर ये जो m है, हम इस m को मास ऑफ अर्थ कर देंगे। तो इस m को हम क्या कर देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास मास ऑफ अर्थ, और ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इसको हम कर देंगे AC। AC का मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहां मैं लिख लेता हूं, AC का मतलब हो गया A और C, इसका मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब है भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जब हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर ली है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास बराबर है, किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है 4 पाई r स्क्वायर और अपान टी स्क्वायर, या 4 पाई स्क्वायर r अपान टी स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है 4 पाई स्क्वायर r अपान टी स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है AC बराबर है 4 पाई स्क्वायर r और टी स्क्वायर, और क्या भाई, टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर r और टी स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया। अब यहां पर मास ऑफ अर्थ वैसे का वैसा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह पर हम लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर r अपान टी स्क्वायर। तो F की जगह हम लिखेंगे F बराबर मास ऑफ अर्थ, और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह लिखेंगे 4 पाई का स्क्वायर r, और ये नीचे हम लिखेंगे टी स्क्वायर, ये हम क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 2, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 2। अब आप देखें इसको, दोनों इक्वेशनों को, तो पहले वाली जो इक्वेशन है वो भी F ही है, दूसरे वाली इक्वेशन जो है वो भी F ही है। तो आप अगर पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन पुट करें तब भी ठीक है, दूसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन पुट करें तो भी ठीक है। तो जिस तरह पे आप लिखें, तो हम जो है लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 में
इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यू लिखें, तो इक्वेशन 2 हमारे पास, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हम लिख लेंगे, या इस तरह भी लिखे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है जी, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास क्या है जी, वो ये है, F बराबर क्या है जी, F बराबर है G और M मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, और जो है R स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर जो है इक्वेशन 1 की F की वैल्यू वो हम पुट करेंगे, तो वो क्या है, वो कुछ इस तरह से सी, F बराबर है मास ऑफ अर्थ, ठीक है जी, मास ऑफ अर्थ, और है हमारे पास जो है 4 पाई स्क्वायर R और T स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर R और T स्क्वायर। तो वो वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये जो F है इसकी जगह पर ये वैल्यू लिख ले। तो आइए लिख लेते हैं। तो G मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, और R स्क्वायर वैसे का वैसा यहाँ मास ऑफ अर्थ 4 पाई स्क्वायर R और T स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया। अब ये मास ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ अर्थ है, दोनों कैंसिल हो गए। ये कैंसिल नहीं करेंगे, R स्क्वायर और R। ये याद होना चाहिए कि जो भी हम कैंसिल करेंगे वो यहां हो ऊपर, यहां अगर जो भी चीज ऊपर होगी उसको कैंसिल करेंगे। तो इसका मतलब है ये अब यहां मल्टीप्लीकेशन होगी और ये जो बाकी चीज है वो यहां आके मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पर मास ऑफ सन जो है वैसे का वैसा रहा। तो यहां हम जो है मास ऑफ सन तो हमें मालूम करना है, ये वैसे का वैसा रहा, मास ऑफ सन वैसे का वैसा। और यहां पर हमारे पास 4 पाई स्क्वायर बचा, तो 4 पाई स्क्वायर और R, ये R स्क्वायर भी यहां चला आया तो ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R स्क्वायर नीचे, G नीचे आ जाएगी, और ये T स्क्वायर वैसे का वैसा। तो अगेन देख ले हमने क्या किया, और कुछ भी नहीं किया। मास ऑफ अर्थ को मास ऑफ अर्थ में कैंसिल कर दिया, R स्क्वायर ऊपर चली गई, तो 4 पाई स्क्वायर और R बचा और R स्क्वायर चले गया। यहां पर मास ऑफ सन तो हमें मालूम करना है, G जो है उसको हम नीचे लेके आए तो G T स्क्वायर हो गया। अब यहां पर अगर हम इसको हल करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से कि मास ऑफ द सन, ठीक है जी, और 4 पाई स्क्वायर, और R को R के साथ करेंगे तो R क्यूब हो जाएगा, और G और T स्क्वायर। अब हमने और कुछ नहीं करना, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। किस किस की वैल्यू हमें चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए। एक हमें R की वैल्यू चाहिए, एक हमें G की वैल्यू चाहिए, एक हमें T की वैल्यू चाहिए। T क्या है, T टाइम है। अब टाइम क्या है, आपको पता है कि ये जो हमारे पास अर्थ है ये चक्कर लगाती है सन के इर्द गिर्द। तो सन के इर्द गिर्द जो एक रिवॉल्यूशन हम पूरा करते हैं वो हमारे पास होता है T। तो T कितना होता है, T होता है हमारे पास 365.3 डेज, इतना होता है ना, 365.3 डेज। इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड्स में कन्वर्ट कर, अब ये जो हमने फार्मूला बनाया मास ऑफ सन का, वो क्या बनाया, 4 पाई स्क्वायर R क्यूब G और T स्क्वायर। अब यहां पर हमें कुछ वैल्यू चाहिए जो हमने याद करनी है। जैसे पाई की वैल्यू तो बचपन से ही हमें याद है 3.14। अब R क्या है, ये एवरेज डिस्टेंस था मास ऑफ सन के बीच में और मास ऑफ अर्थ के बीच में। जो एवरेज डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 1.49 10⁻11 मीटर। ये हमें याद भी करना है कि भाई एवरेज डिस्टेंस जो है मास ऑफ सन के बीच में और मास ऑफ अर्थ के बीच में कितना है, 1.49 10⁻11 मीटर। और T क्या है, T वो टाइम पीरियड है जिस टाइम में जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, चक्कर लगा रही है अराउंड द सन। तो वो कितना होता है, 365.3 डेज। लेकिन हमें दिनों में नहीं चाहिए, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स। तो अब इसको अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो 365.3 ज़रब करेंगे 24 के साथ, फिर उसको ज़रब करेंगे 60 के साथ, फिर उसको करेंगे 60 के साथ, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा सेकंड में। उसके अलावा एक और वैल्यू है जो है G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये भी आपको याद होनी चाहिए, 6.67 10⁻11 न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो ये अब हमें वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम अगर पुट करेंगे और कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सन। तो आइए वैल्यू हम रखते हैं, 4 हमने वैसे का वैसा रखा, पाई की वैल्यू है 3.14, उसका स्क्वायर करेंगे, R जो है वो है 1.49 10⁻11 और उसका क्यूब, G की वैल्यू है 6.67 10⁻11
और t जो है स्क्वायर हम करेंगे और वो हमारे पास सेकंड में है 31561920 स्क्वायर। ऊपर हमने क्या किया, पहले हम 1.49 का क्यूब लेंगे। जब 1.49 का क्यूब लेंगे, क्यूब लेने का मतलब है कि 1.49 मल्टीप्लाई 1.49 अगेन मल्टीप्लाई 1.49। आपने ऐसा नहीं करना कि 1.49 ज़रब 3, इस तरह गलत हो जाएगा। 1.49 को 1.49 और 1.49 से ज़रब करेंगे। उसके बाद जो आंसर आया उसको 3.14 और 3.14 के स्क्वायर से आप ज़रब करेंगे। फिर जो आंसर आया उसको आप 4 से ज़रब करेंगे, तब ये आंसर आ जाएगा। और ये जो है 11 और 3 इनको आपस में ज़रब कर देंगे, तो 3 को 11 से ज़रब करेंगे तो आएगा 33। तो इसी तरह ऊपर हम करेंगे कैसे, पहले 3.14 का स्क्वायर ले, 1.49 का क्यूब ले, इनको ज़रब करें तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ इस रकम का लें स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा 9.96 और 10⁻14। अब हमने और कुछ नहीं किया, ये जो रकम है ऊपर वाली वैसी की वैसी। यहां अगर आप देखें तो यहां पर बेस है 10 और यहां पर बेस है 10। तो जब बेस सेम है और निशानी इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन की, तो पावर ऐड होंगे। तो 14 और 11 को अगर हम ऐड करें तो माइनस के 11 अगर 14 में से चले गए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस के 3। तो प्लस के 3 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहां आ जाएं, 6.67 को और 9.96 को अगर आप ज़रब करें, 6.66 को और 9.96 के साथ ज़रब करें तो आंसर आएगा 66.433 और 2। अब यहां से जो हमारे पास आंसर आएगा 14 में से अगर 11 गए तो 3 बचे। अब 3 जो बचे तो ये 3 पावर और ये 10, ये आपस में डिवीजन में है, तो ये 3 जब ऊपर चले जाएंगे तो वो हो जाएंगे माइनस में। किस में हो जाएंगे, माइनस में। और इस रकम को अगर आप इस रकम के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.9। अब हमने और कुछ नहीं करना, 33 में से 3 चले गए तो 30 आंसर आया। और 1.9 को अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.9 को राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह ये हमारे पास जो आंसर है वो है मास ऑफ सन का। तो यहां जो याद करने वाली चीज है, सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था, G बराबर F बराबर G m1 m2 और r स्क्वायर, पहली ये चीज। दूसरी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F बराबर ma, और वहां पर जो a था वो हमने बराबर किया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, जो बराबर है पाई स्क्वायर और जो है यहाँ पर r, और नीचे जो है वो हमारे पास था t, यानी 4 पाई स्क्वायर r अपान t। 4 पाई स्क्वायर r अपान t, ये हमें वैल्यू अगर याद हो। उसके बाद जो चौथी चीज है वो है डिस्टेंस ऑफ r यानी एवरेज डिस्टेंस ऑफ मास और सन के बीच में 1.49 10⁻11 मीटर, ये भी हमें याद हो। ग्रेविटेशनल वैल्यू जो है G की, जो वो भी याद होनी चाहिए, 6.67 10⁻11। पाई की वैल्यू तो वैसे भी आपको याद है। और जो टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का 365.3 डेज है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। ये चीजें आपने याद करनी है। उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये सवाल हो भी जाएगा। तो आज हमने मास ऑफ द सन कर लिया, इससे पहले हमने मास ऑफ अर्थ भी किया था जो था 6 × 10⁻24 kg, ये हो गया 2 × 10⁻30 kg। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके एक और टॉपिक चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर के उससे मिलेंगे। लेकिन तब तक अगर मास ऑफ सन में अगर किसी भी जगह पर आपको कोई मसला है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप वो कमेंट करके भी पूछ भी सकते हैं। और बार बार आप अगर वीडियो को देखेंगे, उसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये जो है वो आ भी जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।